हाय गाइस, क्या हालचाल आप सबके। सो दिस इज बीसीके टेस्ट सीरीज की वीडियोस, जिसके अंदर जो भी हमने बीसीके के टेस्ट आपके साथ क्लास में शेयर किया है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको ये पूरी वीडियो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आप देखना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके सिर्फ उसी क्वेश्चन को ही देख सकते हैं। ठीक है जी। इस टेस्ट नंबर 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर किए थे? वी हैड कवर्ड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की भी हमने पहली 8 कंपनीज कवर कर रखी थी। टोटल 25 मार्क्स का टेस्ट है हमारा। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, अब पार्टनरशिप। अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है अपनी एक एग्जिस्टिंग वीडियो के अंदर कि जब भी आपने इकोनॉमिक्स या बीसीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपने फॉलो करनी है एलिमिनेशन अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच मतलब हो सकता है आपको एक से ज्यादा आंसर ठीक लगे, हमने सही आंसर की तरफ नहीं जाना, हमने गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते जाना है, ऑटोमेटिकली हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो जो जो गलत आंसर है हमें एलिमिनेट करना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी एक पॉइंट अगर आपको सही लग भी रहा है, ठीक भी लग रहा है, आपने बिना बाकी पॉइंट्स पढ़े उसको टिक नहीं लगाना। अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ए पार्ट पढ़ के लग रहा होगा आंसर ये है, मगर बी सी और डी को पढ़े बिना हमें ए को कभी भी टिक नहीं करना। फॉर द सिंपल रीजन, हो सकता है बी सी या डी में कुछ ऐसा लिखा हो जो ए से भी ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हो। ठीक है जी, ये दूसरी चीज बोलनी थी मैंने। तीसरी चीज, बहुत बार इकोनॉमिक्स और बीसीके में आपको ऐसा मिलेगा कि एक से ज्यादा आंसर आपको सही लग रहा होगा। वहां पर सिंपल सी बात है, आईसीआई यूज करता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर का फंडा। यानी कि आपने देखना आउट ऑफ दी ऑल दी आंसर्स जो सही लग रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। और ऐसा आपको एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस में करने को मिलेगा। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस करे हैं, आपके मॉड्यूल में जो एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं वो प्रैक्टिस करे हैं, आपने ये बहुत बार फेस किया होगा कि इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है। तो उसे फेस कैसे करना है, वहां पर भी अगेन एलिमिनेशन मेथड से पहले जो आंसर बिल्कुल नहीं लग रहे उनको बाहर कर देना है, जो आंसर लग रहे हैं उनको समझने के लिए फिर से पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। और अगर हमें क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ये पता लग जाएगा, उसके बाद हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट का। A partnership firm cannot be formed to carry on any trade, occupation, profession या social enterprise। पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन याद करनी है। Partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by one or any of them acting for all। ठीक है जी, यहां पर क्लियरली वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर पार्टनरशिप था हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जब तक कोई बिजनेस नहीं है, दो चार लोग मिलके साथ में कोई सोशल एंटरप्राइज करने आ रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया फॉर पार्टनरशिप। तो और बिजनेस में मैंने बताया था वर्ड बिजनेस है, बट उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रोफेशन को भी हम कवर्ड मानते हैं। तो ट्रेड हो, ऑक्यूपेशन हो, प्रोफेशन हो, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर बिजनेस। प्रॉब्लम क्या है हमें किससे? सोशल एंटरप्राइज से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एंटरप्राइज, क्योंकि पार्टनरशिप हम अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बना सकते। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें हमें थोड़ा ध्यान केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पे पहली बात आपको चारों के चारों ऑप्शंस ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट को क्रॉस कर देना। हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया। चलिए, शेयर होल्डर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी इवन इफ ही वर्चुअली होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल। यहां पर कंपनी के अंदर पहला फंडा जो हम पढ़ते हैं, ना सिर्फ बीसीके में, इवन बिजनेस लॉ में भी पढ़ा होगा, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला आपने केस पढ़ी रखा है। तो वर्चुअली अगर एक शेयर होल्डर सारी कैपिटल भी होल्ड कर लेगा तो भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता। क्या ये चीज सही है? सही है। हमें सही नहीं ढूंढना, हमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। The feature of limited liability of a business owings is the principal advantage of the corporate form of organization। What do you mean by corporate form of organization? corporate form के अंदर आता है LLP या फिर हमारी कंपनी। एलएलपी और कंपनी दोनों के अंदर ही एक फीचर कॉमन होता है कि यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यहां पर आप शेयर होल्डर्स को या फिर पार्टनर्स को, एलएलपी के पार्टनर्स को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। तो अगेन ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि लिमिटेड लायबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर फीचर। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, इसलिए एलिमिनेटेड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू 200, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट में क्या बचा? एन एचयूएफ इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, गलत, और हमें गलत ही ढूंढना था। एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, कारण एचयूएफ के अंदर कर्ता को
इंडिविजुअली लायबल किया जा सकता है, उसको सेपरेटली लायबल किया जा सकता, पर्सनली लायबल किया जा सकता है, इसलिए वो कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिजनेस इंप्लाइज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको पता है हमारा एक टॉपिक दे रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आप इकोनॉमिक टारगेट्स तो मीट करिए ही करिए, मगर साथ साथ आपको एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या आ गया, कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये भी इसका पार्ट है। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, और तीसरी हार्मनी विद नेचर। सारी चीजें मिलाकर क्या बनती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनती है। बहुत ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following occupations requires rendering of services based on specialized knowledge and membership of an accreditation or assessment body? Basically यहां पर वो क्वेश्चन आ गया हमारा बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। वन ऑफ द, आपने टेबल देखी होगी हमारी बुक के अंदर, वहां पर टेबल में कंपैरिजन दे रखा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी क्या, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। यू शुड हैव पास्ड ऑल दी एंट्रेंस जो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयर की है। बिजनेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रोफेशन के लिए यस, यहां पर क्राइटेरिया आपके स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए और किसी प्रोफेशनल बॉडी जो भी उस प्रोफेशन को गवर्न करती है उसकी एसोसिएशन होनी चाहिए। जैसे आईसीआई के मेंबर बनने के लिए आपको आईसीआई की एग्जाम्स पास करनी पड़ती है और उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है, आप सीए कहलाते हो। तो ये वाली कंडीशन कहां पे मिलती है आपको, प्रोफेशन के अंदर मिलती है, बिजनेस के अंदर नहीं मिलती है, एग्रीकल्चर के अंदर नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं मिलती। यहां पर किसी भी बॉडी की मेंबरशिप होनी जरूरी नहीं है। फिर which of the following statements is incorrect, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलिए चारों चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, देखते हैं इनकरेक्ट कौन सी है। बिजनेस हैज ओनली वन मोटिव, प्रॉफिट। बिजनेस का क्या एक ही मोटिव है? नहीं, यहां पर तो हमने इनफैक्ट बहुत सारे मोटिव डिस्कस किए हैं बुक के अंदर। इकोनॉमिक मोटिव के अलावा सोशल मोटिव्स होते हैं आपके, फिर आपके टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज मोटिव्स होंगे, टुवर्ड्स द सोसाइटी आपके मोटिव्स हैं, तो बहुत सारे हैं। तो प्राइमा फेसाई देख के लग रहा है कि ये सही नहीं है, बट एज आई सेड, अगर आपको लग रहा है ये मेरा आंसर है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसको सीधा टिक नहीं करना, बीसीडी पढ़ना जरूर है, इस पे डॉट लगा लो, यानी कि दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबल आंसर्स जो हमें लग रहा है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें लग रही है, इस पे मैंने डॉट लगा ली, बट बीसीडी के पढ़े बिना मैं ए को कभी भी टिक नहीं करूंगा। प्लूरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लूरैलिटी ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। प्लूरैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज अ मॉडर्न फिनोमिना। ये जो है कि अलग अलग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आजकल का कॉन्सेप्ट है। यस, एक जमाने में तो सोचा जाता था सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, तो यस इट इज अ मॉडर्न फिनोमिना। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ आर कॉल्ड ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ये तो क्लियर कट आपकी बुक में दे रखा है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स में सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट जब आप, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स देख ली होगी ना, इकोनॉमिक्स के अंदर भी एक जो चैप्टर है वहां पर भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस दे रखे हैं, वहां पर भी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में यही सेम चीज दे रखी है, तो ये भी सही है, इसको एलिमिनेट कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिजनेस इंप्लाइज कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम है, हार्मनी विद नेचर, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम सेफली पॉइंट नंबर ए को आंसर टिक कर सकते हैं। नाउ वी कैन डू दिस, ओके। Which of the following is incorrect? स्ट्रेंथ, अच्छा यहां पर 4 वर्ड होते हैं, आपको पता होगा चैप्टर 2 में। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ कोई आपका ऐसा इंटरनल फीचर है आपकी एंटिटी का जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो सकता है। वीकनेस कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। फिर 2 वर्ड आते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर आउटसाइड फोर्सेस वाली चीजें। अपॉर्चुनिटी एक आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऐसा कोई चीज है, एक ऐसा कोई इवेंट है बोल सकते हो, जिसको आप फायदा उठा सकते हो, जिसका आपका फेवरेबल इंपैक्ट होगा आपके एंटिटी पे। और थ्रेट बिल्कुल उल्टा है, वो अनफेवरेबल इंपैक्ट होगा। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इनहेरेंटली होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अब चारों की डेफिनेशन दे रखी है, एक तरह से हमें ये देखना है कौन सी चीज गलत है। Strength is an inherent capacity, बिल्कुल सही, which in an organization can use to gain strategic advantage over its competitor। ये सही है, हमें सही नहीं चाहिए, हमें तो गलत चाहिए। A weakness is an inherent limitation, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट हमारा, which creates a strategic disadvantage, बिल्कुल सही, मगर हमें इनकरेक्ट चाहिए। An opportunity is a favorable condition in organization's environment, बिल्कुल सही बोला, environment के अंदर ये चीज है वो भी favorable, which enables it to consolidate and strengthen its position, ये भी बिल्कुल सही, इसको भी हमने हटा दिया। A threat is a favorable condition in organization environment, environment में तो होता है threat, मगर favorable नहीं होता, क्या होता है? Unfavorable होता है। इसीलिए this is the incorrect statement and this is our answer।
बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अगेन चारों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड इफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरमेंट। बिल्कुल सही, ये डेफिनेशन होती है। माइक्रो में सारी चीजें होती हैं हमारी, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, वो हमारे से कनेक्टेड होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्लोज में होते हैं। तो वो माइक्रो एनवायरमेंट वाली चीज सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। प्रोसेस ऑफ strategy formulation starts with the appraisal of external and internal environment of the organization। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हम बेसिकली ये चीज करते हैं, अपने इंटरनल और इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं। तो ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लार्जली बियॉन्ड मतलब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कुछ हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बेसिकली हमारे माइक्रो एनवायरमेंट वाली चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मगर लार्जली ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। देखो यहां पर हमारी आईसीआई की बुक ने क्लियरली बोल रखा है, टोटली आउटसाइड द कंट्रोल नहीं माना। आईसीआई की बुक ने क्लियरली बोल रखा है इट इज लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल, यानी आईसीआई की बुक इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट कुछ हद तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए हमारा लार्जली वर्ड बिल्कुल सही है। आप अपनी बुक में भी देखोगे यही लैंग्वेज यूज किया है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड योर बुक। ठीक है जी। कुछ बच्चे बिना तैयारी के बैठ जाते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं यार ये तो गलत लग रहा है आपने, यू हैव टू गो व्हाट आईसीआई हैज गिवन। ठीक है जी, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है, तो इसको हटा दिया। अब लास्ट में नन ऑफ दिस, यानी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी सही है। यस, नन ऑफ दिस इज द आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of least resistance स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स? आपने पढ़ा होगा अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसके अंदर सबसे बेकार, सबसे लेथार्जिक, आलसियों वाला रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है लीस्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी प्लानिंग बना के चलते रहते हैं। प्लान अगर फ्लॉप हो रहे हैं, बाहर हमारी एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। वी डोंट एनालाइज द एनवायरमेंट। ये सबसे बेकार अप्रोच होती है, इसके डिसएडवांटेज भी हमने देखा था। ठीक है जी। यहां पर हम डायनामिकली अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, जब मार्केट में सारे चेंज हो जाएंगे तब हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या चीज, अब यहां पर क्वेश्चन ने पूछा है क्या फीचर इसका नहीं है, सिंपल गोल मेंटेनिंग, भाई इसमें ही करते हैं। सिंपल मतलब, सिंपल का मतलब है हम अपने गोल्स को चेंज नहीं कर रहे इन अकॉर्डेंस विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। कोविड हो गया, पूरी दुनिया बदल चुकी है, हम अपने गोल्स को लेकर बैठे हैं। पैसिव अप्रोच मतलब जब सारे बदल देंगे फिर हम बदल देंगे सर्वाइवल के लिए, अदरवाइज हमें कोई उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोई इच्छा नहीं है। डायनामिक गलत है। डायनामिक हमारा रिस्पॉन्स यहां पर नहीं होता। इनफैक्ट डायनामिक की तो अलग ही अप्रोच होती है, जहां पर आप सबसे पहले ही अपनी एनवायरमेंटल फैक्टर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करते हो। सो कौन सा फीचर नहीं है? डायनामिक इसका फीचर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो इनफैक्ट हमारा पूरा पैराग्राफ दे रखा है बुक में। कौन कौन सी तरह का एक्सचेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में और एनवायरमेंट में? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर, सब कुछ होता है ऑल ऑफ दी अबव। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द अबव। आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर से करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। यहां पर देखो क्या लिखा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स टोटली हमारी हाथ से बाहर है, और अगले में लिखा है दे आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल। तो अभी मैंने आपको बताया हमारी आईसीआई की बुक क्या बोलती है, दे आर लार्जली बियॉन्ड, बिकॉज टू सम एक्सटेंट आप अपने माइक्रो एनवायरमेंट को स्पेशली इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज तो मैक्रो को भी इंपैक्ट कर सकती हैं, खासकर इंडिया जैसे देश में तो उसकी चलो बात नहीं करते, मगर लार्जली बियॉन्ड हमारा सही है, टोटली बियॉन्ड हमारा गलत है। चलिए, मगर सही करने से पहले इस पर डॉट लगा लेंगे, सही नहीं करेंगे इसको, सीओडी पढ़ना जरूर है हमें। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली विद इन द कंट्रोल, ये तो कोई नहीं बोलेगा भाई, टोटली विद इन द कंट्रोल तो किसी का नहीं है, और नन ऑफ द अबव नहीं। आंसर हो गया हमारा बी, दे आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कुछ हद तक कंट्रोल फिर भी एनवायरमेंट को कर सकता है, क्योंकि हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर करते हैं, तो कुछ हद तक हम एनवायरमेंट को बदल सकते हैं। जैसे कि रिलायंस जियो जैसी कंपनीज ने आके अपने एनवायरमेंट को बदला है, मगर लार्जली जो हमारा एनवायरमेंट होता है वो हमारे बियॉन्ड होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग? एनवायरमेंटल स्कैनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग बिजनेस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का काम है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनवायरमेंट में स्कैन करने हैं, बिल्कुल सही है, ये तो हमें नॉट ढूंढना है, ध्यान दो। इट टेक्स इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस इनटू कंसीडरेशन, बिल्कुल सही है ये भी।
इट इज डन बाय गवर्नमेंट टू नो इफ द गवर्नमेंट इज एंगेज्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटी। ये पॉइंट पता नहीं कहां से आ गया। एनवायरमेंटल एनालिसिस एक कंपनी, एक एंटिटी करती है अपने स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स को देखने के लिए। ये सरकार नहीं कर रही, सरकार ने कोई अपने जांच नहीं बिठा दी हमारे ऊपर, तो ये गलत है। मगर इस पे अभी डॉट लगाएंगे, डी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम टिक करेंगे। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द फ्यूचर पाथ ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली अगर एक फर्म अपनी एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रही है, इसलिए कर रही है ताकि वो फ्यूचर में अपने डिसीजन को क्या लेना है डिसाइड कर सके। तो ये भी सही है, हमारा गलत क्या है? विच वन इज नॉट अ पार्ट? द आंसर नंबर इज सी, इज नॉट अ पार्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अगेन इनकरेक्ट ढूंढना है, चारों पढ़ने पड़ेंगे यार। ये ना ऐसे क्वेश्चन बड़े ना टाइम लेते हैं। और लेट मी टेल यू, आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने आधा घंटा दिया था आपको जानबूझ के, क्योंकि 40 मार्क्स का तो टोटल बीसी के आने वाला है एग्जाम के अंदर। तो हमें जल्दी नहीं मचानी। ऐसा हमारे लिए कोई अचीवमेंट नहीं आती कि 2 घंटे के पेपर में हम अगर आधे घंटे में पेपर करके बैठ गए तो हमारे लिए अचीवमेंट है। नहीं, आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा कुछ रीड करना है, तभी टिक लगाना है। Environmental analysis helps in providing inputs for taking optimum responses. बिल्कुल सही। Identifying opportunities and threats. वाह जी वाह, बिल्कुल सही बोल रहे हो। Developing an early warning system to prevent threats and developing strategies we can turn a threat into firm's advantage. सब कुछ सही बोल दिया भाई इसने, इसको तो काटो, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। Environmental scanning can be defined as the process by which the organizations monitor their relevant environment to identify the opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decision. बिल्कुल सही बात बोल रहा है, इसको भी काटो। Trends relate to grouping of similar events and issues are the current concerns that arise. ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जो डेफिनेशन हमारी बुक में दे रखी है विद एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस करी थी, वो सेम टू सेम है। ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी हटा दो। कॉम्पिटिटर इज एन एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटर क्या मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट होता है? द आंसर इज नो, माइक्रो का पार्ट होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। दिस इज आवर आंसर, डी। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये तो बड़ा सिंपल है। अलग अलग तरह के जो हमारे एनवायरमेंट हैं उसके अंदर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहां पर होती है? डेमोग्राफिक के अंदर। अब यहां पर बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है, बहुत सारे बच्चों को, डेमोग्राफिक में और उधर से सोशियो कल्चरल में। सर में फर्क क्या होता है? दोनों जगह पॉपुलेशन की बात ही तो करते हैं, होता है फर्क। वो चीजें जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, किस एथनिसिटी के लोग हैं, कितने परसेंट आपके कौन से रिलीजन के लोग हैं, कितने परसेंट ब्लैक्स हैं, कितने व्हाइट्स हैं, कितने हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सारा जो डेटा इजीली ऑन पेपर मिल जाता है किसी पॉपुलेशन के बारे में, इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। बट इस इंफॉर्मेशन से आप वहां के लोगों के कल्चर, बिलीव्स, वहां की सोशल वैल्यूज, वहां पर किस चीज को अच्छा माना जाता है, किस चीज को बुरा माना जाता है, क्या चीज को लेकर वो सेंटिमेंटल है, ये चीजें आपको इस डेटा में नहीं मिलती। दोज आर कवर्ड इन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट लोगों से रिलेटेड ही होता है, बट वो मेनली उनके बिलीफ सिस्टम, उनके कल्चर से रिलेटेड होता है, जो ऐसी चीजें जो डेटा के फॉर्म में आप एनालाइज नहीं कर सकते। जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन को एज अ डेटा एनालाइज कर रहे होते हो, साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कितने साउथ इंडिया में रहते हैं, इस तरह की चीजों को डेमोग्राफिक में कवर करते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से पढ़ेंगे चारों चीजें। Economic component of the macro environment refers to the nature and direction of the economy in which a company competes. बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। और मे compete and includes economic system, यानी किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ ए नेशन जैसे जीडीपी, पर कैपिटा, और इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारा कुछ जो उसने बोला बिल्कुल सही बोला। इस सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। काट दिया भाई इसको हमने। सोशलो कल्चरल कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट, अभी जो बात कर रहा था जिसकी, कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज, बिलीव्स, द नॉर्म्स, द ट्रेडिशंस, द कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी व्हिच हैज अ बेयरिंग। वो चीजें मैंने अभी बोली जो डेटा के फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं, जो आपको एक तरह से उस पॉपुलेशन के साथ रहकर एक्सपीरियंस होती हैं, वो सोशो कल्चरल में आ जाती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। Demographic component of the macro environment refers to the study of human population like the population size, demographic distribution, ethnic mix, income distribution। यानी population को जब आप statistically analyze कर सकते हो, those are called demographic environment। बिल्कुल सही। Business and technology are interrelated but not interdependent। बिल्कुल गलत। They are interrelated also and they are interdependent also। टेक्नोलॉजी बिजनेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बिजनेस जब तक डिमांड नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप किसके लिए करोगे?
और बिजनेस नो डाउट टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी बदलेगी नहीं बिजनेस में इनोवेशन नहीं होगी। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज करनी है, ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? ये तो बड़ा सिंपल है। बिजनेस एनवायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? क्या बिजनेस एनवायरमेंट स्टैटिक होता है? नहीं। क्या डायनेमिक होता है? यस, इट इज अ डायनेमिक बिकॉज इट्स कीप्स चेंजिंग। क्या वो कॉम्प्लेक्स होता है? ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या उसकी शॉर्ट टर्म रीच होती है? नहीं, वो लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। तो इसमें से सही क्या है? पॉइंट 2 और 3 सही है। पॉइंट 2 और 3 वाला ऑप्शन कहां है? 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे बढ़े। हु फाउंडेड एशियन पेंट्स? अब आगे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन। अब बच्चों के काफी सारे मैसेज आ रहे थे मेरे को कि सर चैप्टर 3 करना कैसे है। मैंने आपको जो थोड़े दिन पहले लाइव सेशन लिया था उसमें भी बोला था, वैसे भी मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में हमेशा बोलता रहता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरा चैप्टर नंबर 3 की हर एक डिटेल याद कर लें। इसलिए मैंने आपको बोला था टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रीड करते रहिए, बिकॉज जब आप रीड करेंगे, अभी आप एनालाइज करेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन मैंने डाले हैं वहां से, आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें, आपने रीडिंग कर रखी है उन 8 कंपनीज की, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5। एटलीस्ट 3 अगर आपने रीडिंग कर रखी है और अच्छे से रीडिंग कर रखी है, पांचों के पांचों कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत कॉमन सेंस, थोड़ी बहुत रीडिंग। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर खोल के भी नहीं देखा, वो जैसी एशियन पेंट्स देखेगा ना, वो डर जाएगा, वो कहेगा मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। तो मैं आपको जो रीड करने के लिए कह रहा हूं ना, वो इसलिए कह रहा हूं, कई बार रीडिंग करते करते ही ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग में, पैसिव माइंड में सेट हो जाती हैं, और वो यहां पर हेल्पफुल होती है। अब आगे देखते हैं। हु फाउंडेड एशियन पेंट्स? अगर आपने एशियन पेंट्स बुक से पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा उसका एक ही फाउंडर नहीं था, अलग अलग फाउंडर थे, और सारे फाउंडर के नाम ही हमने यहां पर लिख दिए हैं। तो आंसर हमारा क्या? ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने रीड कर रखा होगा तो आपको पता होगा, आपने रीड नहीं कर रखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे। आगे, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ अदानी पोर्ट्स? अब यहां पर कॉमन सेंस भी लगानी। अगर सबके हेडक्वार्टर याद नहीं भी कर सकते, आप कॉमन सेंस लगाओ। अदानी आप सबको पता है, न्यूज में इतना आता रहता है, बिकॉज ऑफ हिज अदानीज लिंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अदानी हमेशा से गुजरात की एक कंपनी थी, जब से प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से वो अदानी कहीं ना कहीं उनके इवेंट्स में दिखता रहता है। इसीलिए आप पॉलिटिकली देखते हो अदानी का नाम इतना बार बार उठता रहता है। इतना ही अगर आपको पता है, इतनी सी न्यूज ही आप देखते हो बार बार, तो आपको पता लग जाना चाहिए अदानी का हेडक्वार्टर कोलकाता, मुंबई या दिल्ली में नहीं होगा। कहां पर होगा? अहमदाबाद में होगा। सिंपल सी बात है। और अगर आपने बुक में रीड कर रखा है, फिर तो और भी अच्छी बात है, आपको रिकन्फर्मेशन होगी। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। रीड कर लो, प्लस कहीं कुछ जगहों पे कॉमन सेंस लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंपनीज का नाम आप सुनते रहते हो आमतौर पे। हु फाउंडेड बजाज ऑटो लिमिटेड? अब देखो यहां पर कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी ने थोड़ा शुरू की होगी, ये तो ऑप्शन देख के लग रहा है गलत है। टाटा जी, टाटा ने टाटा बनाई होगी, बजाज थोड़ा बनाई होगी। मोहम्मद प्रेम जी, और लास्ट में जमनलाल बजाज। देख के कोई आंसर बता दे, आंसर डी होगा। इनफैक्ट मजा तब आता जब वो इसके लाल इस जमनलाल बजाज के अलावा राजीव बजाज, राहुल बजाज, जो कि करंटली बजाज को मैनेज कर रहे हैं, उनका नाम होता, फिर क्वेश्चन में डाउट आता। तो वहां पर आपको फिर यूज करना पड़ता, बट अगर आपने रीड कर रखा है तो बच्चे को नाम याद हो सकता है। आगे, हु फाउंडेड एक्सिस बैंक? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्सिस को बनाने वाली कोई एक एंटिटी नहीं थी, मल्टीपल एंटिटीज ने मिलकर एक्सिस बैंक को बनाया था। ये क्वेश्चन ऐसा है विच आई एक्सपेक्ट मेजॉरिटी बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि कोल इंडिया महारत्न है, ये तो हर बच्चे को याद रह जाता है। कौन से ईयर में वो महारत्ना बनी है वो अक्सर याद नहीं रह जाता। तो इसका आंसर है डी। बट अगर बाय चांस आपको ये आंसर नहीं भी आता था, ये डेटा आपको याद नहीं भी हुआ, तो भी डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज एज आई सेड, अगर एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 5, हम फुल नहीं स्कोर कर सकते उसमें। एक आधा मार्क्स कटता है, कटने दो। हमें इस चैप्टर के अंदर मान के चलना है कि हम अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 3 जरूर लेके जाएंगे। हम 5 मार्क्स भी डोनेट नहीं करेंगे, और हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम इसी चैप्टर को पढ़ते रह गए, उस चक्कर में हमारे बाकी सब्जेक्ट सफर हो गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज दैट इज ओन्ड एंड रन बाय वन नेचुरल पर्सन एंड विच देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। एक ही बंदा मैनेज करता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1% कंपनी भी तो एक हो सकती है। 1% कंपनी के अंदर लीगल डिस्टिंक्शन फिर भी होती है, तभी उसे 1% कंपनी बोलते हैं। मुझे नहीं पता आप कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी को एनालाइज करते हो या नहीं। 1% कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है, 2003 कंपनीज एक्ट से आया है, मगर यहां पर लीगली कंपनी अलग होती है, पर्सन अलग होता है। क्लियरली नो लीगल डिस्टिंक्शन कहां पर होगी? सोल प्रोप्राइटरशिप में।
HUF कंसिस्ट ऑफ, सारा कुछ पढ़ना है। ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, सही लग रहा है। इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, बिल्कुल सही। ऑल पर्सन लीनियरली असेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एक्सेप्ट वाइफ्स एंड अनमैरिड, इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि पहले के जमाने में क्या कहते हैं, अनमैरिड डॉटर्स को HUF का पार्ट नहीं माना जाता था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट की अमेंडमेंट के बाद आज की डेट में जैसे मेल लोग के पास राइट्स है, फीमेल के पास भी इक्वल राइट्स हैं, तो ये हमारा गलत है। ऑल मेल मेंबर्स, ये बहुत पुराने जमाने में हुआ करता था, और आंसर हमारा हो गया पॉइंट नंबर ए। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेस्ट जॉइंट हिंदू डिवाइडेड बिजनेस, आपको इनमें देखना है HUF की HUF को डिफाइन कौन सी लाइन सही करती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर टू एंड रिकॉग्नाइज एज सच इन इंडिया, ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था। इंडिया में ही ये चीज सबसे ज्यादा, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। एवरी फैमिली बिजनेस इज अ HUF बिजनेस, गलत। इंडिया में अंबानी का फैमिली बिजनेस है, रिलायंस टाटास का फैमिली बिजनेस है, क्या वो HUF फॉर्म में चल रहा है? नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी बना ली है, वो अलग बात है। उस कंपनी में मेजॉरिटी होल्डिंग अंबानीज की है या टाटास की है। तो हर फैमिली बिजनेस HUF नहीं होता। देयर आर मेनी फैमिलीज हु रन देयर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, तो ये पॉइंट गलत है। इन HUF बिजनेस देयर इज अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस, ये तो इसका फीचर ही है, क्योंकि HUF के अंदर बेसिकली जो टैलेंट आता है वो कहां से आता है, मेंबर्स के अंदर ही आता है। आपको याद होगा, ये एडवांटेज में भी देखा था हमने, ये डिसएडवांटेज में भी देखा था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A एंड C। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कल तक वो मेरा था, आज मैंने किसी और को दे दिया। वो किस में एग्जिस्ट करता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं अगर EY का एम्प्लॉय हूं, मैं कहूं मेरी जगह इसको बना दो EY का एम्प्लॉय, ऐसा होगा? EY का क्या मजाक चल रहा है? क्या हमने तुम्हें अपॉइंट किया, जॉब करनी है करो वरना निकलो। तो एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो नहीं सकता। प्रोफेशन के अंदर भी नहीं होता। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी प्रैक्टिस है, क्या मैं अपने बच्चों को वो प्रैक्टिस ट्रांसफर कर सकता हूं? तभी कर सकता हूं ना अगर वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या एक बंदा अपनी प्रैक्टिस किसी और को दे सकता है? क्या अपना प्रोफेशन किसी और को दे सकता है? नहीं, तब तक नहीं दे सकता जब तक वो भी बंदा उसी प्रोफेशन में ना हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पूरी तरह से होता है। अंबानी का बेटा नालायक, घोर नालायक हो, फर्क नहीं पड़ता, अंबानी का बिजनेस है, वो अपनी सारी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर देगा आकाश अंबानी को। वो कहेगा आज से बिजनेस तेरा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट्स। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द दैट साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है। प्रोडक्शन हमारी सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को बताती है, क्योंकि वो डायरेक्टली सप्लाई को इंपैक्ट करती है। सो दिस वाज आवर टेस्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 की पहली 8 कंपनीज का BCK। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो हमेशा से बोलता हूं BCK में यदि कोई चीज बढ़िया पढ़ने लायक है वो है चैप्टर नंबर 6। अदरवाइज इफ यू विल सी चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, एवरीवेयर आपको सिर्फ चीजों को समझना है। 4, 5 के अंदर मैं मानता हूं कुछ डेटा को याद रखना है, इसीलिए आप थोड़ा बहुत भी टाइम इस पर डिवोट करते हो, यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। देयर हैव बीन स्टूडेंट्स इन द पास्ट जो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करते हैं, आपको भी इसी तरह से टारगेट करना है। 40 आउट ऑफ 40 शायद ना आए चैप्टर 3 की वजह से, बट एटलीस्ट वी हैव टू टारगेट अबव 35 इन दिस BCK सब्जेक्ट। आई विल मीट यू इन दैट सेकंड टेस्ट, BCK का जो सेकंड टेस्ट है उस वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपने टेस्ट अपनी ईमानदारी से किया था, और प्लीज इन आंसर्स के बेसिस पर अपने टेस्ट को चेक करिएगा, इवैल्यूएट कीजिए 25 में से आपके कितने मार्क्स आए। इफ यू आर गेटिंग मोर देन 20 इट इज गुड। आई एक्सपेक्ट कम से कम बच्चों के 22-23 मार्क्स आने चाहिए, तब 22-23 इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है चैप्टर 3 में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हो। 22-23 मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर गोइंग गुड। अगर आपके 20 से नीचे आ रहे हैं तो ध्यान दो, अगली बार 20 से ऊपर लाने हैं। ठीक है जी, ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।